Assalamualaikum viewers, welcome to आपकी सेहत live on a new program. मैं हूं ज़ैर अहमद, प्रोडक्ट मैनेजर मार्टिन डाउ मार्कर. मैं हूं शमाइम नाज, साइंटिफिक प्रोडक्ट प्रेजेंटर मार्टिन डाउ मार्कर. जैसा कि आप जानते हैं, मार्टिन डाउ मार्कर हेल्थ केयर सेक्टर में एक बुलंद नाम है और पाकिस्तान की टॉप फार्मास्यूटिकल्स में से एक है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल भी है और पेशेंट सर्विसेज और पेशेंट केयर में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है. आपकी सेहत लाइव आप लोगों के लिए मार्टिन डाउ मार्कर की ही तरफ से पेश किया जाता है, जिसमें पेशेंट्स के लिए डिजीज अवेयरनेस वीडियोस शेयर की जाती हैं और पाकिस्तान के टॉप नॉच डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स के साथ इंटरव्यू सेशंस किए जाते हैं, जिसकी हर एपिसोड में हम आपकी सेहत से मुताल्लिक मसाइल को डिस्कस करते हैं और अपने एक्सपर्ट से बात करके उन मसाइल का हल जानने की कोशिश भी करते हैं. आज की एपिसोड में हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के हवाले से, जिसको सादा ज़बान में तेज़ाबियत कहा जाता है. एसिड रिफ्लक्स या तेज़ाबियत जो कि बज़ाहिर एक आम सा मर्ज़ है, लेकिन अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए या किसी भी वजह से बढ़ जाए तो एक ख़तरनाक बीमारियों का मौजब बनता है. और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के एक बड़े माया नाज डॉक्टर इनामुल्लाह खान. डॉक्टर इनाम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर के. डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम. वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर, थैंक यू वेरी मच शमाइल, और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम फाइन और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे. अगेन बहुत शुक्रिया शो में आने का, और यकीनन हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं. आप तेज़ाबियत एसिड रिफ्लक्स के हवाले से टॉपिक है, और डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे और अपनी ऑडियंस के लिए कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं. थ्रोट से लेके आपके मैदे को वो कनेक्ट करती है, तो वो एसिड उसमें वापस आना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मली एंट्रेंस उसकी नहीं होती है. वो एसिड जो है फूड डाइजेस्ट करके फूड को आगे लेके जाता है. लेकिन अगर यही एसिड ज्यादा होने की वजह से या कुछ वजूहात की बिना पे वापस उस खुराक की नाली में आए और आपको अलामात जाहिर हों, तो उसको हम फिर आम लफ्ज़ में तेज़ाबियत को वो जो है बीमारी बोल सकते हैं. सो नेचुरली भी कभी कभार एक फिजियोलॉजिकल होता है, जब आप ज्यादा खाना पीना कर लेते हैं, अक्सर हमने ये चीज खुद भी नोट की होती है, तो हमें फिर जो है थोड़ा सा मामूली सीने में थोड़ी जलन या कभी कभार सीने में मामूली सी दर्द होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है. सो वो फिजियोलॉजिकल होता है. आपने ज्यादा खाना पीना कर लिया, आपने ठीक वक्त पे खाना पीना नहीं किया, आप खाने के फौरन बाद लेट गए, या कुछ और ऐसी वजूहात जो इस पे आगे हम बात करेंगे. तो उनके अलावा अगर ये चीज फ्रीक्वेंट हो, मतलब आपको ज्यादा होने लगे, रोज होने लगे, हफ्ते में 2-3-4 दफा होने लगे, ज्यादा होने लगे, आपको तंग करे और आपकी जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज हैं उन पे असरअंदाज हो, तो फिर हम उसको जो है ना उस बीमारी का नाम कह सकते हैं कि यार अब एसिड रिफ्लक्स डिजीज, या नाम आम कॉमन अल्फाज में जिसको हम GERD या जर्ड बोलते हैं, तो वो बीमारी हो जाती है. तो एसिड रिफ्लक्स एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, एक चीज के लोगों के साथ हो जाती है नॉर्मली भी, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए, वो आपको तंग करने लगे, वो आपकी रूटीन को अफेक्ट करने लगे, तो तब हम उसको बीमारी का नाम देंगे. जी सर, बिल्कुल आपने बहुत वेल वर्स और बहुत डिटेल बताया कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है और पेशेंट्स कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैं ये जानना चाहूँगी कि सर अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो कितने टाइप्स के एसिड रिफ्लक्स होते हैं जो हमारे आम पेशेंट समझ सके कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप्स की तेज़ाबियत होती है? देखिए जी, शमाइम के क्लासिफिकेशन फिर ऑनेस्टली अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर शायद एक आम व्यूअर को थोड़ी मुश्किल हो समझने में. मैं कोशिश करूंगी कि उसको सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, कि स्टेजेस 4 हैं, 4 स्टेजेस में ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर ये इसकी डिपेंड करता है, जिस तरह मैं आपको बोला कि फ्रीक्वेंसी कितनी है. अगर फ्रीक्वेंसी कम है, कभी कभार होता है, तो हम इसको स्टेज 1 कह सकते हैं. अगर ये थोड़ी ज्यादा हो रही है, आपको जो है डिस्टर्ब कर रही है और मजीद फ्रीक्वेंट हो रही है, तो फिर हम इसको स्टेज 2 विच इज मॉडरेट, स्टेज 3 विच इज सीवियर, अगर थोड़ी सी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए, और अगर फिर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये तंग करने लगे तो फिर हम उसको स्टेज 4 कह सकते हैं.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیز زیادہ آپ کو ہونے لگے, زیادہ فریکوینٹلی ہونے لگے یا آپ کو تنگ کرنے لگے, تو پھر سٹیجز کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پروگریس کر رہی ہے. ویسے ان جنرل ہم کوئی ایسے طریقے ہیں قدرتی طور پہ جس سے ہم نیچرلی اس کو تیزابیت کو یا ایسڈ ریفلکس کو روک سکیں یا اس کے پروگریشن کو روک سکیں, اس کی سٹیجز کو بڑھنے سے روک سکیں؟ سب سے ضروری بات اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی کو بدلیں تھوڑا سا, جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں. طرز زندگی کو بدلنا, اس کو تھوڑا سا چینج کر لینا, اس سے ہم اس مسئلے پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. ایک آپ نے مثل سنی ہوگی نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ آپ اگر احتیاطی تدابیر کریں تو آپ بیماری سے یا مرض سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے. فرض کریں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں, اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. ایک بندہ ہے جو کہ موٹاپے کی طرف مائل ہے, اوور ویٹ ہے, تو اس بندے میں یہ چیز تھوڑی زیادہ کامنلی ہو سکتی ہے. تو پھر اس صورتحال میں بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے ویٹ کی طرف دھیان دے, ایکسرسائز کرے, اپنا کھانا پینا جو ہے وہ ٹائم پہ کرے, ایسا کھانا پینا کرے جس کی وجہ سے اس کو ریفلکس کم ہو. فرض کرے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایسا کھانا ہو کہ فرض کرے ہم مرغن غذائیں بہت کھاتے ہیں, فیٹس کی مقدار آپ زیادہ لیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی معدے میں ایسڈ سیکریشن کو زیادہ کرتی ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ایسڈ سیکریشن زیادہ ہوگی تو ریفلکس کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرابلم ہے اس طرح ڈیل کیا جائے. ویٹ کی بات آلریڈی ہم نے کر لی, وزن کی بات, کھانے پینے میں ہم نے بات کر لی کہ آپ کھانا پینا ویجیٹیبلز, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی. کھانے پینے میں پانی کا استعمال زیادہ کریں اپنے نارمل انٹیک میں. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کافی کم پانی کی مقدار استعمال کرتے ہیں. پھر فروٹس کا استعمال کریں, لیکن فروٹس سے بھی پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سٹرس فروٹس وہ ہوتے ہیں جس طرح کے لیمو, جس طرح کے مالٹا, سنترا, اس طرح کی فروٹس کا استعمال کم ہو, کیونکہ یہ بھی ایسڈ پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا ایکسرسائز کر لینا, کھانے پینے میں اور لیٹنے یا سونے میں وقفہ رکھنا. بعض اوقات ہم بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا پینا کر کے فوراً لیٹ جاتے ہیں. اگر ہم کھانے پینے میں اور پھر اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں. آف کورس کھانے کے بعد آپ ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ایکسرسائز کے لیے آپ کو اپنا ایک الگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن کھانے کی پینے کے بعد اگر آپ تھوڑی لائٹ واک کر لیں, ٹھیک ہے جی, اراؤنڈ یور ہوم, ود ان یور ہوم, گھر کے اندر, گھر کے تھوڑا باہر, تو یہ چیزیں آپ کو ایسڈ ریفلکس سے بچاؤ میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. پھر کھانے پینے کی مقدار, ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تب کھانا چھوڑتے ہیں جب ہمارے اندر بالکل اور مزید کھانے پینے کی گنجائش نہ ہو, جو کہ بہت ہی ایک غلط بات ہے. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ حدیث نبوی بھی ہے کہ آپ کھانے پینے کو اس طرح ڈیوائڈ کرو کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو, ایک حصہ پینے کے لیے رکھو, اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھو. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم تینوں حصے کھانے کو دے دیتے ہیں یا پینے کو دے دیتے ہیں. تو اگر ہم کھانے پینے میں تھوڑا اعتدال رکھیں, بالکل جب ہم تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم بالکل فل ہو گئے جی, اور میدا نہیں بلکہ جو ہے نا ٹو دا نیک ہم فل ہو گئے ہیں, تب ہم کھانے پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کھانے پینے کی مقدار کو, کھانے پینے کی کوالٹی کو, کچھ ایکسرسائز کو, ان چیزوں کو ہم زندگی میں شامل کریں تو ہم ضرور ریفلکس یا اس پرابلم سے جو ہے نا بچا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فوڈ ماڈیفیکیشنز یا کھانے پینے کی کے اندر چینجز کر کے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. میرا سوال اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ کیا کوئی ایسے فوڈز ہیں جو کہ اس کو ہونے کے بعد دور کر سکتا ہے, یعنی ایز اے ٹریٹمنٹ کوئی ایسی نیچرل ریمیڈیز ہیں یا کوئی ایسے فوڈ ہے جو یوز کر سکتے ہیں اور جو ایسڈ ریفلکس کو دور کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے؟ دیکھیے شمائم, بات یہ ہے کہ کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں. مطلب آپ چائے لے لیں, ٹھیک ہے جی, چائے ہم سب پیتے ہیں, بہت سے لوگ پیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کچھ لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں. کافی کی ایگزامپل لے لیں, کافی ان فیشن بھی ہے اور کافی جو ہے لوگ پیتے بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. یہی چیز اگر آپ کم مقدار میں لیں یا آپ اس کی کوانٹٹی تھوڑی کم رکھیں تو آپ کو ریفلکس کی پرابلم کم ہوگی. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے چائے سے بالکل پرہیز کریں. چائے کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ نارمل چائے کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو آج کل بازاروں میں ہربل ٹی آپ نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے جی, آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہربل ٹی تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی نارمل ٹی.
फिर इसके अलावा बाज़ लोग आपने देखा होगा कि वो स्मोकिंग की मतलब आदत उनको होती है और वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्मोकिंग बजाते खुद जो है इस चीज़ को मज़ीद बढ़ावा देता है। तो ओके। आपकी सवाल में ही आपकी बात का जवाब मौजूद है कि ऐसा खाना पीना, और अक्सर ऐसे लोगों को फिर अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा तंग करती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा खाने के बाद या कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल करने के मैन्यूवर्स करने के बाद उनको वो शिकायत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा अगर आप मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि आप फ्रूट ले रहे हैं, आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इससे कि आप लीमू ज़्यादा यूज़ करें। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग बहुत लीमू का यूज़ करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि इससे चर्बी कम होती है, सैलेड वगैरह के ऊपर बहुत यूज़ करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ की मिकदार को अगर आप एतदाल में रखें, तो आप अपनी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा रखेंगे शायद कम होगी। अगर आप मुरगन ग़िज़ाएँ, अगर आप फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अगर आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये शिकायत ज़्यादा होने का इम्कान होता है। लाइफ में हम मतलब हम बहुत सारे मौक़ों में, एक दिन में ही ऐसे मौके कितनी दफ़ा आते हैं कि जिसमें जना कोई पार्टी हो रही है, किसी किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है, किसी किस्म का, अब उसमें बहुत सारे कहीं पे जी समोसा खाने को मिल रहा है कहीं पे, और आप उसको मना नहीं कर सकते इन जनरल। तो इस तमाम सिनेरियो जो कि करंट लाइफस्टाइल है, और करंट, अब फिर कभी-कभार इस तरह होता है कि जी आप बहुत लेट घर जा रहे हैं, और या आप तकरीबन इवन की प्रैक्टिस करके अब अगर हम लेट जा रहे हैं, हमारा खाना लेट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में एक जनरल सॉल्यूशन टू द पब्लिक कि जिस तरह का करंट लाइफस्टाइल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, बिज़ी लाइफस्टाइल उसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से, जिसमें मुख्तलिफ खाने भी ऑफ़र हो रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, और जिसमें टाइम भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए उज़ैर, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बोला कि लाइफ़स्टाइल तो आपको, तर्ज़ ज़िंदगी तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। हुँ, क्योंकि अगर आप देख लें कि एक बंदे को अगर मसला नहीं है तो आप वो यूजुअली सब कुछ खा पी सकता है, लेकिन जब उसको मसला शुरू हो जाता है, हुँ, तब जब वो डॉक्टर के पास जाता है या अपने किसी फ्रेंड से मशवरा करता है, तो तब उसने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी लाइफ में, ताकि वो प्रॉब्लम उसको ना हो। अगर आप ये कहें कि आप अपने तर्ज ज़िंदगी भी नहीं बदलना चाहते, आप अपने खाने-पीने की हैबिट्स और टाइमिंग्स भी नहीं बदलना चाहते, और फिर आपको एक मसला है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उस मसले से निजात पाएँगे? हुँ, अगर आप, वही वाली बात है, रात को 12 बजे आपने एक रूटीन बना ली है कि आपने रात को 12 बजे खा के आपने जो है पिज़्ज़ा खाना है या आपने कुछ और ऐसा खाना-पीना करना है और 12:30 बजे आपने सो जाना है, और डेली आपने ये एक्टिविटी रखनी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जो है, या वो हेल्दी रहेगा ओवर द लॉन्ग रन? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको एक मसला है तो उस मसले से हल करने के लिए आपके पास कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी होंगी, और उसके बाद ही आप इस चीज से निजात पा सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप ओवरवेट हैं और आप फिर भी अपना वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब तो मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, मुझसे ये चीज नहीं हो रही है, तो फिर उसका इफेक्ट जो है आपकी लाइफ पे डेफिनेटली नेगेटिव ही पड़ेगा। खुद से आपका वजन कम होगा नहीं। आप ऐसी रेमेडीज नहीं कर सकते कि मतलब जैसे आपका वजन मिनटों में कम हो जाए या दिनों में कम हो जाए और आपको इससे छुटकारा मिले। सो इस बात का जवाब यही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी। आपको, अगर फर्ज करें हैबिट्स हैं आपकी, क्योंकि इस बीमारी का मसला जो है या इस मसले का जो मसला है वो इन्हीं चीजों में पोशीदा है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके मसले जो है वो कम होंगे। आपको जरूर कुछ ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी होंगी कि आपको वो मसला कम हो और वो आगे ना बढ़े, और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े, और आपको बार बार डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर ना लगाना पड़े। अगर आपको ये चीज चाहिए तो फिर आपको कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर इख्तियार इख्तियार करनी। तो सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। और इस लाइफ स्टाइल में एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारा ये भी होता है कि हम पानी पूरे दिन में कितना पीते हैं या वाटर इनटेक कितना है हमारा। तो क्या ये जो आप पानी कितना पीते हैं या आपके वाटर इनटेक आपके एसिडिटी को भी इफेक्ट करता है या एसिड रिफ्लक्स पे कोई इफेक्ट करता है? देखिए जी, पानी का इस्तेमाल जो है वो एक नॉर्मल चीज है कि अगर आप ज्यादा पिएंगे, मतलब
6 से 8 ग्लास पानी अगर आप दिन में पीते हैं तो ये डेफिनेटली आपके एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है जी। तो उसके लिए भी, इसके अलावा नॉर्मल डाइजेशन के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोगों को कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो कब्ज की शिकायत में आप अक्सर पेशेंट क्या बोलते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, थोड़ा चले फिरें, और फाइबर डाइट। फाइबर डाइट का मतलब कि ऐसा, जो फर्ज करें आपने एक फल खाना है, अगर आप सेब खाना चाहते हैं तो आप पूरा सेब खाइए, बजाय ये कि आप सेब का जूस पिए, क्योंकि सेब अगर आप खाएंगे उसमें फाइबर डाइट भी होगी जो कि आपके निज़ाम हजम को जो है वो बहाल रखेगी या दुरुस्त रखेगी। तो इसी तरह पानी का इस्तेमाल, या अगर आप कह लें कि दूध का इस्तेमाल, अक्सर एसिडिटी में अक्सर हम कहते हैं कि ज्यादा एसिडिटी हो तो हम कहते हैं जी आप दूध पी लें, लेकिन दूध में भी फिर मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ अक़साम है दूध की। होल मिल्क जो है जिसमें कि फैट्स और क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसके अलावा बाजार में स्किम मिल्क अवेलेबल है। स्किम मिल्क में ये होता है कि उससे उन्होंने वो जो उसकी वो जो चिकनाई होती है वो हटाई हुई होती है, तो चिकनाई के बगैर दूध आपके लिए ज्यादा दूध हजम साबित होगा, क्योंकि वो एसिड प्रोडक्शन को जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेगा। सो आपकी बात की तरफ वापस आता हूँ कि हाँ, ऐसे कुछ ड्रिंक्स कि जो आप कहें कि पानी हो गया, इसके अलावा आपका दूध का इस्तेमाल हो गया, या आपकी एसिडिटी को कम करने में मदद जरूर देता है। तो इसके बरक्स कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं लाइक जो कोका कोला, सॉरी मैं नाम ना लूं, लेकिन फिजी ड्रिंक्स जो है, आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, ये चीजें जो है आपके एसिड प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी, और अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो उसको मजीद बढ़ावा देंगी। तो इनका कम इस्तेमाल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, स्किम मिल्क या पानी का इस्तेमाल जरूर आपको हेल्प करेगा एज फार एज द ड्रिंक्स आर कंसर्न, कि जो इस चीज को कम कर सके। स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत है, एवरीवन मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज इन स्ट्रेस ऑफ समथिंग एल्स, कि ये भी रीजन होता है एसिड रिफ्लक्स का, और या उसको अगर है तो उसको बढ़ाने का, या अल्टीमेटली अदर डिजीजेस की तरफ ले जाने का। बिल्कुल उज़ैर, स्ट्रेस जो है वो भी एसिड प्रोडक्शन में डेफिनेटली फैक्टर है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि आप खाने पीना, या जिस तरह हमने ऑलरेडी बात की कि आप एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, खाने पीने के बाद चहलकदमी भी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस भी ज्यादा है, इसके अलावा बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्ट्रेस बस्टर्स या स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, या हमारे यहाँ आपको पता है ठीक है अल्कोहल का यूज कम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी ये चीज है। या वही लोग जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि दैट कीप यू डाउन। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है। विशियस सर्कल का मतलब कि एक चीज दूसरी चीज को फिर मिला के वो बढ़ावा दे रही है और आप उसी सर्कल में फंस जाते हो। सो लिहाजा वही आप वाली बात, स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज जो कि ऑलरेडी मैंने अभी आपको 3-4 बताई, वो मजीद करना, तो ये सब चीजें मजीद एसिड प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं, और जो भी चीज एसिड प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी वो एसिड रिफ्लक्स को मजीद ज्यादा करेगी। तो बिल्कुल जी, स्ट्रेस इज वन ऑफ द एलिमेंट, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम बजाय इसके कि नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ जाएं, पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ क्यों ना जाएं। आप थोड़ी वॉक करें, आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, आप खाने पीने को जो है थोड़ा हेल्दी करें, ठीक है, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। अगर आप यही चीजें करेंगे तो ना सिर्फ स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, बल्कि आपका वजन भी थोड़ा कम होगा, आपका खाना पीना भी ऐसा होगा जो कि एसिड प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये सब चीजें आप उसको पॉजिटिव तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात कि आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। ये चीज करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे मजीद ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। सो लिहाजा इन चीजों को, अब एक स्ट्रेस है, आप उसको शायद खत्म ना कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर अप्लाई करने होंगे अपनी लाइफ में कि उसको कम किया जा सके। ये एक की पॉइंट है मेरा, कि आप इस चीज को आप कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत है, हेक्टिक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है। और अगर आपको इजी वेज चाहिए, आपको शॉर्टकट्स चाहिए, तो आपको पता है उज़ैर के लाइफ में शॉर्टकट्स जो हैं हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि आपको पता है कि लॉन्ग रन में फिर आपको वो मजीद नुकसान दे सकती हैं रादर देन बेनिफिट। अच्छा सर, कोई पेशेंट हमारा ऐसा है, या हमारे व्यूअर्स में से भी कोई ऑडियंस में कोई ऐसा है जो इस बात की शिकायत करे कि एसिड रिफ्लक्स उसका बहुत टाइम से स्टे कर रहा हो और वो ट्रीट ना हो रहा हो ड्यू टू एनी रीजन, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या वजूहात हो सकती है इसकी? देखिए शमाइम, अगर एसिड रिफ्लक्स ज्यादा है
तो एक ऐसी चीज है कि आपकी जो खुराक की नाली है वो एसिड के लिए नहीं बनी कुदरती तौर पे, ठीक है जी। आपके मैदे में एसिड जनरेट होता है और वो आपकी हाजमे के लिए, आपकी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए वो मस्ट है। सो अगर वो एसिड के जो अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी, लेकिन अगर वही एसिड इन कुछ वजूहात की बिना पे आपकी खुराक की नाली में ऊपर आ रहा है और वो ज्यादा अरसे तक ये चीज चल रही है, तो वो नेचुरल बैरियर जो है वो डिसरप्ट हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नॉर्मल जो आपकी खुराक की नाली की लाइनिंग है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है जी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि पहले तो आपको सिर्फ एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होगी, वक्त के साथ साथ फिर आपको खाने पीने में, निगलने में दुश्वारी होगी, आपको दर्द का ज्यादा एहसास होगा, और गॉड फॉरबिड ऐसा हो सकता है कि उस लाइनिंग में जो है स्ट्रिक्चर्स बन जाए, मतलब वो जगह तंग हो जाए, वो नाली तंग हो जाए, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। या ये भी हो सकता है कि उस लाइन जो खुराक की नाली है उसकी लाइनिंग में जो है कैंसर के अलामात तक जाहिर होना शुरू हो सकते हैं। सो लॉन्ग रन में अगर ये चीज चले तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ सकती हैं कि खाने पीने में आपको निकलने में प्रॉब्लम होगी, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपको जो है कैंसर की अलामात तक जाहिर हो सकती हैं खुराक की नाली के, और ये सब प्रॉब्लम जो है ये आपको बतदरीज इनसे पाला पड़ सकता है अगर ये रिफ्लक्स ज्यादा हो और ज्यादा वक्त के लिए हो और टाइम पे ट्रीट ना किया गया हो। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ आने का, और डॉक्टर साहब इट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ये ओवरऑल बहुत यकीनन सूदमंद और फ़ायदेमंद होगी तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस मसले से डील कर रहे हैं और इस बीमारी का शिकार हैं, या उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की नहीं है, इस तरह की है कि जिससे ये एसिड रिफ्लक्स जो है वो बढ़ता है। तो यकीनन डॉक्टर साहब ये पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही कारामद साबित होगी ओवरऑल डिस्कशन। डॉक्टर साहब बस आखिरी सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि डॉक्टर साहब आप मतलब कितना ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स हो और या उसकी किसी भी स्टेज में हो और उसमें डॉक्टर्स से रुजू करना और डॉक्टर्स के पास जाके उन्हें अपनी कंडीशन बताना और उनसे मशवरा लेना अपनी स्पेसिफिक हेल्थ के हवाले से, ये कितना ज़रूरी है, और ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए डॉक्टर साहब आपका एक फाइनल मैसेज कि जो कि इस एसिड रिफ्लक्स का शिकार हैं या ऐसे लाइफस्टाइल का शिकार हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। देखिए हसन, आज भी हमारी ओपीडी थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि ज्यादातर जो है यंग बंदे या यंग बंदियां वो ज्यादातर इजी प्रॉब्लम्स के साथ आ रही थी। मैदे में दर्द, मैदे में गैस की शिकायत, रिफ्लक्स की शिकायत। तो ये बहुत ही, मैंने जिस तरह बिल्कुल बिगिनिंग में बोला कि एक बहुत ही कॉमन अलामत है, एक कॉमन मसला है। आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, आजकल लोग डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं और दे गो टू द डॉक्टर अगर वो प्रॉब्लम बढ़े। मेरा सब बहन भाइयों के लिए यही वो एक मैसेज होगा कि अगर आपको लगे कि आपका कोई भी मसला, चाहे वो रिफ्लक्स का मसला हो, चाहे वो कोई और मसला हो, चूंकि अब हम सिर्फ रिफ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको तेजाबियत की शिकायत है और वो शिकायत ज्यादा हो रही है, आपको मैदे में जलन ज्यादा हो रही है, मजीद वहां पे दर्द होना शुरू हो गया है, आपको जो है बार बार खांसी वगैरह आना शुरू हो गया है, निकलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बेहतर है कि आप फौरी तौर पे या टाइम पे अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपकी काउंसलिंग कर लेगा या कोई मेडिकेशन एडवाइस कर देगा, या अगर जरूरत ना हो तो हो सकता है कि सिर्फ आपको तर्ज जिंदगी बदलने की हिदायत करे। तो कहने का मकसद ये है कि आप घबराएं मत। आप ये मत करें कि आप कहें कि यार डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो मुझे फलाना टेस्ट लिख के देगा और ये प्रोसीजर करने को कहेगा। नहीं, ये एक गलत मिथ है। अगर आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, तो कोई भी डॉक्टर आपको उसका मशवरा नहीं देगा। अगर आपके अलामात ऐसे हैं कि आप एक लेटर स्टेज में डॉक्टर के पास गए हैं और उसको लगता है कि अब इस चीज को मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो वो जरूर आपसे टेस्ट करवाएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि जबरदस्ती तो आपके साथ कोई नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ मशवरा लेने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं अगर आपके मसाइल या कोई भी मसला बढ़ रहा हो। इस बात से मत डरिए कि आपको किसी ने डराया हो कि आपको जो है मुख्तलिफ टेस्ट, महंगे टेस्ट लिख के दिए जाएंगे या कोई ऐसा प्रोसीजर आपके साथ किया जाएगा। अक्सर लोगों की डर होता है कि अगर हम तेजाबियत की शिकायत के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें एंडोस्कोपी जरूर करेगा या हमें महंगे टेस्ट लिख के देगा या महंगी दवाइयां लिख के देगा। तो दिस इज नॉट अ मस्ट। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
تو لہٰذا اگر آپ کو مسئلہ کسی بھی سٹیج میں ہو اور وہ سالو نہ ہو رہا ہو تو آپ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور لوگوں کی یہ باتیں ذہن میں مت لائیں کہ ہمیں کوئی خاص انویسٹیگیشن کرنے کو کہا جائے گا یا کوئی خاص جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کو کہا جائے گا. وہ نہیں کہا جائے گا آپ سے جب تک وہ بہت ضروری نہ ہو. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے بات کی کہ اپنی طرز زندگی کو تھوڑا بدلنا ہوگا, صرف ریفلکس سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اور سارے بہت سے مسئلوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی میں اعتدال رکھیں. ہمیں کیا کھانا پینا چاہیے اس پہ دھیان رکھیں, اپنی لائف میں تھوڑا ٹائم خود اپنے آپ کو دیں اور ایکسرسائز اور تھوڑی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دیں. اسموکنگ, الکوہل, زیادہ نکوٹین کا لینا, زیادہ کیفین کا لینا, اس کو بھی ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, تو ہم ایک بہتر زندگی جو ہے جی سکیں گے, ایک خوشگوار زندگی جی سکیں گے, رادر دین ایسی زندگی جس میں کہ پرابلم زیادہ ہوں. Thank you very much for the whole information, for the whole patient benefit information. It is the wonderful presentation overall آپ نے جو اس ڈیزیز کے حوالے سے دی ہے, اور یقیناً یہ پیشنٹس کے لیے بہت سود مند اور بہت فائدہ مند ہوگی. ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کریں گے, اور ہم ضرور امید کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں بھی شامل ہوں. So Dr. Sab, thank you very much. Thank you once again for being here in our interview. So thank you very much, sir. Thank you. بہت بہت شکریہ جی آپ کا مجھے بلانے کا, بات کرنے کا. I enjoyed it, اور I hope کہ میری ایک یا دو باتوں کو بھی جو ہے اگر ویور جو ہے تھوڑا سیریس لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. Sure, انشاءاللہ ضرور definitely. جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو.